हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि आईएएस और पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ फंड दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत फार्मर्स को, ताकि वो आत्मनिर्भर बने। तो उसी के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हम लोग जानेंगे इंडियन फार्मर्स के बारे में, उनके कंडीशंस के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, और जो भी एक्सपर्ट ने सजेशन दिया है। और ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको एक लॉन्ग टर्म फंड माना जा रहा है, उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा फार्मर्स को, और ये लोन कौन देगा, कितने समय के लिए दिया जाएगा, और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर फार्मर, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16, हमारे फार्मर का मंथली इनकम केवल 8,000 रुपये है। और 86% जो फार्मर हैं उनका लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से भी कम है, जो कि काफ़ी कम है। और यही मुख्य कारण है हमारे यहाँ फार्मर्स के प्रॉब्लम का। छोटी ज़मीन होने के कारण उत्पादन काफ़ी कम होता है, और स्टोरेज प्रॉब्लम होने के कारण कभी भी उनको सही मूल्य या सही दाम मिल नहीं पाता है। ये प्रॉब्लम तो हम सभी समझते हैं, फिर भी देखते हैं ये कैसे ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि ये सपना जो हम पूरे देश में देखा गया है कि फार्मर के इनकम को डबल करना है, वो किस हद तक ये पूरा हो पाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कवर करने वाली हूँ प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन फार्मर, उनके द्वारा, और जो ग्रेट एक्सपर्ट्स हैं उनका सजेशंस। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कितने समय के लिए लाया गया है, कितने अमाउंट दिए जाएंगे, किस तरह से दिए जाएंगे, और जो प्रॉमिस किया गया था इकोनॉमिक पैकेज में, क्या वो पूरा हो पाता है। प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक पैकेज, सब कुछ डिस्कस करूंगी मैं। ये भी देखूंगी कि हाउ फार्मर विल गेट द लोन, ये लोन कौन देगा फार्मर को, कैसे उनके पास पहुंचेगा, और कौन है ये एलिजिबल इस लोन को पाने के लिए। उसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है, और उससे क्या क्या उनको इसके अंतर्गत क्या मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपके एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। सोर्स है इसका पीआईबी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे फार्मर्स का कि जो भी स्कीम्स आती है सरकार के द्वारा, वो ज़्यादातर बेनिफिट करती है बड़े फार्मर को, क्योंकि जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो वो अवेयर नहीं हो पाते हैं सरकार के स्कीम से। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि इन फार्मर्स को नहीं देखा जाए। इसके लिए अभी हाल में प्रधानमंत्री किसान योजना आया था, जिसके अंतर्गत छोटे फार्मर्स को इनकम दिया जाएगा, जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि 6,000 रुपया दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हज़ार रुपये के रूप में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लड आना, बहुत ज़्यादा ड्रॉट आना, क्योंकि रेनफॉल पे ये डिपेंड है। पोस्ट हार्वेस्ट प्रॉब्लम की बात की जाए, जिसपे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया और ये प्लान के बारे में बताया। प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ नहीं है। फार्मर्स जो उत्पादन करते हैं फल सब्जी, वो जब तक बाजार में पहुंचता है तब तक सड़ जाता है, जब तक वो बेचने जाते हैं तब तक वो बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम में काफ़ी कुछ लाया गया है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टोरेज का, दूसरा प्रॉब्लम है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ का, तीसरा प्रॉब्लम है कि वो मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके लिए अगर एक्सपर्ट की बात मानी जाए तो एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक हम इस एग्रीकल्चर को एक बिजनेस मॉडल नहीं बनाते हैं, यानी कि एक प्रोफेशनल नहीं बनाते। आज भी हम लोग में से बहुत सारे लोग जो हैं वो किसान के बच्चे हैं, फिर भी किसान नहीं बनना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं हैं इस काम में कि उनको वो उनके पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, अपने एग्रीकल्चर को एक बिजनेस मॉडल लाना होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे इकोनॉमिक्स कहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं, उनकी बातों को मैं यहाँ रखी हूँ। उसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात कहेगी कि जब तक फार्मर मिलकर नहीं खेती करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, तो फार्मर
जो होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की गई है, जो इस योजना में भी बताया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है इसमें। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में लॉन्च किया है फिनेंशियल फैसिलिटी ऑफ 1 लाख करोड़ अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एक्चुअली ये एक पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का, और उसी के अंतर्गत फार्मर्स को दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या है इकोनॉमिक पैकेज। तो आपको याद होगा सेकेंड ट्रेंच ऑफ इकोनॉमिक पैकेज जो अभी हाल में अनाउंस किया गया था, उसमें बताया गया है 2 लाख करोड़ ऑफ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू 2.5 करोड़ फार्मर थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि किसानों को क्रेडिट कार्ड देना। कितना? 2 लाख करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी सरकार के द्वारा, उसमें पैकेज दी जाएगी। इकोनॉमिक पैकेज का मतलब होता है बैंक के थ्रू पैसा देना, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में पैसा दिया जाता है ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, ठीक है। इकोनॉमिक रिलीफ और इकोनॉमिक पैकेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इकोनॉमिक पैकेज में इकोनॉमी को चलाने की बात की जाती है, लेकिन इकोनॉमिक रिलीफ में डायरेक्ट पैसा हाथ में फार्मर को दे दी जाती है। पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो देखिए, इकोनॉमिक पैकेज पे स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आपको याद होगा थर्ड ट्रेंच ऑफ इकोनॉमिक पैकेज, तो उसमें ये बात कही गई कि फंड वर्थ ₹1 लाख करोड़ जो अभी दिया गया है वो देना है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को और स्टार्टअप को, ताकि एक प्रॉपर गेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, एक ढांचा बने, एक प्रॉपर ढांचा डेवलप हो ताकि फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं आई, उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट है स्कीम जो अभी हाल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो स्कीम है इसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग जो है वो सेंटर करता है, और ये पैन इंडिया स्कीम है, पूरे भारत में इसको लागू की जाएगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने वाली है, ये लॉन्ग टर्म डेट फिनेंसिंग फैसिलिटी है, यानी कि ये लोन जो दिया जाएगा वो एक लंबे समय के लिए दिया जाएगा, एक लॉन्ग ड्यूरेशन है। ये फार्मर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जो फार्मर हैं वो बहुत सारी समस्याओं को झेलते हैं, कभी फ्लड आ जाता है, कभी ड्रॉट आ जाता है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको एक लंबे समय के लिए फंड दिया जाए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या है ये पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी उनको। चौथा है कम्युनिटी फार्मिंग एसेट, यानी कि ग्रुप में यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह से हेल्प करेगी, ठीक है, फंड को जनरेट करने में, फंड को फैसिलिटेट करने में, फार्मर तक पहुंचाने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखिएगा, ये 10 साल के लिए ये स्कीम लाया गया है, 2020 to 2029, और जैसा कि मैंने बताया सोर्स है PIB। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है एक प्रॉपर स्टोरेज जहाँ पे सामान को प्रॉपरली रखा जाए। फ्रूट्स जो होते हैं या वेजिटेबल होते हैं वो पेरिसेबल माने जाते हैं, पेरिसेबल यानी जल्दी सड़ जाते हैं, तो ऐसे में उनको प्रॉपर एक स्टोरेज होना चाहिए। फार्मर्स जो हैं उन जब वो उत्पादन करते, इतनी मेहनत से खेतों में खेती करके जब उत्पादन करके जब वो पहुंचते हैं और जब वो बेचने जाते हैं, तो बारिश या बहुत कंडीशन ख़राब होने के कारण उन्हें सस्ते दामों में अपने सामान को बेचना पड़ता है। इसी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज पे फोकस किया गया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, बिल्कुल फटाफट हम लोग देख रहे हैं, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि अगर वो फ्रूट और वेजिटेबल नहीं है और दूसरा कुछ है, अनाज वगैरह है, तो उनको भी प्रॉपर स्टोरेज चाहिए, तो उनके लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होती है जहाँ पे उनको प्रॉपर स्टोर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्री मार्केट यानी कि मार्केट तक पहुंचाना, यानी कि 3 चीज़ आपने देखा, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और एग्री मार्केट, यानी मार्केट तक सामान को पहुंचा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको याद होगा NAM मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। NAM का मतलब यहाँ पे होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इससे क्वेश्चन आ चुका है 2017 में UPSC में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्केट से लिंक करना सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में। हु विल गेट लोन, ये लोन किसको मिलेगा,
तो ये लोन दिया जाएगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, फार्मर को, स्टार्टअप को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर, स्टार्टअप, इन सबको ये दिया जाएगा। इसमें से जो टर्म्स आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसको इकोनॉमिक बजट में बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसलिए यहाँ पे मैं बात आपके सामने रखती हूँ। 2019-20 में बजट में एफपीओ के सेटअप होने की बात की गई थी। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ही होता है जहाँ पे फार्मर के ग्रुप्स होते हैं जो आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कैसे फंड करना है, कैसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, और जो छोटे छोटे ज़मीन है उसको मिलकर कैसे उस पर उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उस टाइम लॉन्च किया था 10,000 एफपीओ। कब? 2019-20 के बजट के टाइम में 10,000 एफपीओ लॉन्च किया गया था। 10,000 एफपीओ फ्रॉम चित्रकूट उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा ये लॉन्च कहाँ से हुआ था? चित्रकूट उत्तर प्रदेश से ये लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत जो फार्मर्स होंगे वो एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको कहते हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो प्रॉफिट करें शेयर करेंगे आपस में और अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, ज्वाइंटली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये आप देख सकते हो मार्च 20 PIB से आप देख सकते हो ये न्यूज़। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत उनको 3% एनम अप टू अ लिमिट ऑफ 2 करोड़, यानी कि अगर 2 करोड़ तक के लोन पे उनको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। यानी कि अगर उनका इंटरेस्ट 10% होता है तो उसमें से 3% आप हटा दीजिए, यानी कि सिर्फ उनको 7% ही देना पड़ेगा। उसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है फार्मर के लिए। उसके अलावा द सबवेंशन विल बी अवेलेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। यानी कि ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन फैसिलिटी दी जाएगी, मैंने जैसे बताया आपको कि एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फैसिलिटी दी जा रही है, तो इसके अंतर्गत एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फंड दिया जा रहा है। तो ऐसे में उनको मैक्सिमम 7 साल का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। 7 साल तक वो 7% ही देंगे अगर 10% देना होगा तो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इंटरेस्ट सबवेंशन। आगे बढ़ते हैं। हु विल गिव? कौन देगा ये लोन? ठीक है, तो ये लोन उनको दिया जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, द फी पेड बाय गवर्नमेंट। यानी कि ये जो दिया जाएगा वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन जो ट्रस्ट होगा जो इनको ये पे करेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक पैकेज है, इकोनॉमिक रिलीफ नहीं है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट दे देगी। ये कोई मतलब रिलीफ पैकेज नहीं है, ये एक्चुअली इकोनॉमिक पैकेज है। तो उनको मिलेगा एक ट्रस्ट के द्वारा, और वो ट्रस्ट कौन है? क्रेडिट गारंटी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, कौन है ट्रस्ट? क्रेडिट गारंटी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आएगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो इन दोनों के कंडीशन में ये फंड दिया जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से। लेकिन जब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को देने की बात होगी तो ये फंड दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के थ्रू। ठीक है, एफपीओ में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। उनके थ्रू ये फंड दिया जाएगा उनको। ठीक है, तो आपने देखा कि ये फंड 2 मीडियम से दिया जा रहा है। एक तो एफपीओ को दिया जा रहा है उनके डिपार्टमेंट के थ्रू, और दूसरा दिया जा रहा है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू। बिल्कुल बने रहिए। हु विल मैनेज? तो इसको कौन मैनेज करेगा? तो ये मैनेज किया जाएगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली इसका मतलब होता है आईटी फैसिलिटेशन के थ्रू। यानी कि यहाँ पे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की जाएगी फंड को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए कि फंड किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि करप्शन को कम किया जाए, और उसी पर्पज़ से इस सिस्टम को भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत डाला जा रहा है। यानी आईटी के थ्रू उनको कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटराइजेशन के थ्रू फंड को इस तरह से मैनेज किया जाए ताकि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो और उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके। इसमें क्या होगा? इसमें
तीनों लेवल पे मॉनिटर किया जाएगा। यानी अगर फंड पहले नेशनल से स्टेट को मिलेगा, स्टेट से फंड जाएगा डिस्ट्रिक्ट को, उसके बाद मॉनिटर किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट करेगा स्टेट को और स्टेट रिपोर्ट करेगा सेंटर को। ठीक है, तो ये जो पिरामिड मॉडल है जो हम फॉलो करते हैं 3 टियर मॉडल, वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा और बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा, यानी बॉटम को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं रिवीजन फैक्ट क्या है इसमें। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अमाउंट कितना है, 1,00,000 करोड़, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अमाउंट दिया जा रहा है 1,00,000 करोड़ रुपया और ड्यूरेशन क्या है 2019 से 2000, यहाँ पे गलत हो गया, 2029। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द फंड क्या है 2019 टू 2029, 10 साल के लिए है। पर्पस क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और इंटरेस्ट समेशन कितना दिया जा रहा है 3% अप टू लोन ऑफ 2 करोड़ और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू। एंड आप में से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ कमेंट डालें, लाइक करें वीडियो को, क्योंकि ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। थैंक यू।